हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं गुलशन प्रजापत आपके सामने एक बार फिर से हाजिर और नए विषय के साथ, इतिहास विषय के साथ। दो क्लास अपनी पहले आ चुकी है। ये अपनी तीसरी क्लास जो है राजस्थान के इतिहास को लेकर है और अपन बात कर रहे हैं अभी राजस्थान के प्राचीन इतिहास को लेकर। तो राजस्थान के इतिहास को लेकर अपन ने कल जो डिस्क्राइब किया था, कल जो जानकारी पढ़ी थी वो अपन ने पढ़ी थी राजस्थान के संदर्भ में जो शिलालेख है, यानी जो प्राचीनतम जो स्रोत है उसमें जो शिलालेख है उनकी कुछ जानकारियां ली थी। भाई शिलालेख होता क्या है, शिलालेख के साथ साथ अपने ये भी देखा भाई प्रशस्ति क्या होती है, फिर अपने शिलालेख का इतिहास जाना भाई शिलालेख होता ही क्या है और शिलालेख के बारे में जो महत्वपूर्ण जानकारी थी, या फिर 2019-20 में कौन कौन से शिलालेख मिले हैं, या अब तक टोटल कितने शिलालेख राजस्थान में खोजे जा चुके हैं, और इसके साथ अपने भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग की भी बात की थी। अब अपन बात करेंगे भाई राजस्थान के जो प्रमुख शिलालेख है, जैसे अपने लास्ट क्लास में बात की थी कि भाई राजस्थान में अब तक टोटल 162 शिलालेख खोजे जा चुके हैं। उनमें जो महत्वपूर्ण शिलालेख है उनकी अपन बात करेंगे। तो महत्वपूर्ण शिलालेखों में आज अपन जो सबसे पहला जो शिलालेख है वो जो बात करेंगे वो है बड़ली शिलालेख। हाँ भाई, बड़ली शिलालेख। कौन सी शिलालेख की बात करेंगे? बड़ली का शिलालेख। हाँ, बड़ली के शिलालेख की बात करेंगे। तो शिलालेख की बात तो बाद में करेंगे, पहले हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, एक छोटी सी अपील कि अगर हम आपके लिए इतना पसीना बहा रहे हैं, आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो प्लीज हमारा YouTube चैनल मिशन उत्कर्ष को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में एक घंटा है बेल आइकन का, तो उसको प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको हमारे YouTube चैनल पर जो भी वीडियो अपलोड हो उसके नोटिफिकेशन आपको टाइम पे प्राप्त हो जाए। और अगर आपको हमारा ये सेशन अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिएगा और आपके जो सुझाव है वो कमेंट बॉक्स में प्रेस कर दीजिएगा। तो अब अपन बात करेंगे एक शिलालेख, बड़ली शिलालेख की बात करेंगे। उस बड़ली शिलालेख की जब हम बात करते हैं तो इस बात करें भाई ये शिलालेख सबसे पहले तो है कहां पर, इसकी बात करें बड़ली शिलालेख कहां पर है, तो यह है अजमेर में स्थित। कहां पर स्थित है? अजमेर। राजस्थान का एक छोटा सा जिला अजमेर है, राजस्थान के हरदे के नाम से प्रसिद्ध है ये जिला अजमेर है, और यहाँ पर बड़ली का शिलालेख प्राप्त होता है। अब बात करें भाई ये शिलालेख कितना पुराना है, कब का है, तो बात करें भाई है कब का, तो ये इसकी दो तिथियां मिलती है। एक तो मिलती 433 ईसा पूर्व, या फिर आपको कहीं कहीं पर मिल सकता है 443 ईसा पूर्व, लेकिन सर्वमान्य तिथि कौन सी है? 443 ईसा पूर्व वाली सर्वमान्य तिथि। अब देखो दो चीजें, एक है ईसा पूर्व आपके सामने निकल के आता है, एक कभी कभी पढ़ाता ईस्वी। अब ईस्वी क्या होता है और ईसा पूर्व में क्या अंतर होता है, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से पहले का जो टाइम पीरियड है उसकी बात करते हैं ईसा पूर्व में, और ईस्वी के बाद की यानी ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय है ईस्वी में चलता है। जैसे अपन आज वर्तमान में 2021 से ईस्वी में जी रहे हैं, तो ये 2021 क्या ईस्वी, क्या 2021 वर्ष से पहले कोई जीवन था ही नहीं क्या? तो ऐसा कदापि नहीं है, उससे पहले भी जीवन था। तो जो 2021 से पहले का जो समय है उसको अपन किस में देखते हैं? ईसा पूर्व में देखते हैं साहब। अब बात करें भाई ईसा पूर्व की बात हो गई, टाइम की बात हो गई। अब बात करें भाई ये जो शिलालेख है इसकी खोज किसने की? अब किसने खोज की? क्या गुरुजी आपने खोज की थी क्या? तो मैंने इस शिलालेख की खोज नहीं की साहब। खोजकर्ता की बात करें भाई, खोज की किसने? तो खोजकर्ता की बात करते हैं, एक व्यक्ति का नाम निकल आता है जीएच ओझा। जीएच ओझा यानी कि गौरी शंकर है हीराचंद ओझा। हाँ, गौरी शंकर है हीराचंद ओझा। हीराचंद ओझा ने इस शिलालेख की क्या की थी? खोज की। यहां तक तो ठीक है, तो ये शिलालेख प्रॉपर्टी कहां से मिला था? अजमेर में कहां से मिला? तो अजमेर में ये मिला था, एक माता का मंदिर है बड़ली गांव में, एक माता मिलती है बिलोत माता। हाँ भाई, कौन सी माता? तो बिलोत माता। बिलोत माता मंदिर से प्राप्त हुआ। हाँ भाई, बड़ली गांव में एक मंदिर पड़ता है और मंदिर किस कौन सी माता का है? तो बिलोत माता का मंदिर है। उस बिलोत माता का मंदिर से कौन सा शिलालेख प्राप्त होता है? तो बड़ली का शिलालेख प्राप्त होता है। अब इस शिलालेख की बात करें तो ये राजस्थान का सबसे प्राचीनतम शिलालेख है साहब। हाँ भाई, राजस्थान का सबसे प्राचीन शिलालेख है साहब। राजस्थान का सबसे प्राचीन शिलालेख कब का है? तो 443 से ईसा पूर्व का है। अब बात करें राजस्थान का सबसे प्राचीन शिलालेख तो कौन सा? बड़ली शिलालेख। लेकिन आपसे पूछ ले भारत का प्राचीनतम शिलालेख कौन सा है? तो भारत का कौन सा है साहब? भारत का प्रिय शिलालेख। आपको पता होगा वैसे संस्कृत भाषा का प्राचीन शिलालेख कौन सा है? तो जूनागढ़ में स्थित रुद्रावन का जो शिलालेख है वो सबसे क्या है? संस्कृत भाषा का सबसे प्राचीनतम है शिलालेख है भाई। इस शिलालेख की बात करें तो इस शिलालेख में और क्या विशेष उल्लेख मिलता है? तो शिलालेख में जो उल्लेख मिलता है वो ये मिलता है भाई अजमेर के साथ चित्तौड़गढ़ में भी जैन धर्म के प्रचार प्रसार की
प्रचार प्रसार की जानकारी मिलती है, जानकारी मिलती है। और इस शिलालेख से कौन सी जानकारी मिलती है कि अजमेर में तो ये मिला ही है भाई, अजमेर में तो जैन धर्म का बोलबाला था ही था, इसके साथ और कौन से धर्म का बोलबाला है, तो चित्तौड़गढ़ में भी जैन धर्म का क्या मिला है, बोलबाला मिला है। ये कौन सा शिलालेख बताता है, तो ये शिलालेख बताता है बड़ली का शिलालेख, और बड़ली का शिलालेख कहां से मिलता है, अजमेर से। तो सबसे पहले आप इतना सा एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर अपन अगला शिलालेख के बारे में बात करते हैं, बिजोलिया के शिलालेख के ऊपर। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। हाँ तो दोस्तों ले लिया होगा शिलालेख। आगे बात करते हैं एक नया शिलालेख, और कौन सा शिलालेख की बात करेंगे अब बात करेंगे अगला जो शिलालेख है वो है अपना बिजोलिया शिलालेख। हमें कौन सा शिलालेख की बात करेंगे, अब बात करेंगे बिजोलिया शिलालेख की बात करेंगे। और बिजोलिया शिलालेख की बात करते हैं अगला जो शिलालेख के रूप में है, तो अपन ने बड़ली शिलालेख की जानकारी पूरी प्राप्त कर ली है। बड़ली शिलालेख 443 ईसा पूर्व का है, और ये मिला कहां से था, तो बिलोत माता का मंदिर से बड़ली ग्राम से मिलता है। और बिलोत माता का मंदिर बड़ली ग्राम कौन से जिले में पड़ता है, तो अजमेर जिले से मिलता है। अब अपन बात करते हैं अगला जो शिलालेख है, अगला शिलालेख की बात करते हैं। अगला शिलालेख कौन सा है, तो है बिजोलिया शिलालेख। हमें कौन सा शिलालेख है, बिजोलिया। अब इस बिजोलिया शिलालेख की बात करें, ये बिजोलिया शिलालेख कहां से प्राप्त हुआ, तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है, ये शिलालेख प्राप्त होता है कहां से, भीलवाड़ा से। अब भीलवाड़ा से प्राप्त हुआ। सर ये है कब का शिलालेख, कितना पुराना है, तो कब का है, ये ज्यादा पुराना नहीं है, ये शिलालेख है 5 फरवरी 1170 ईस्वी का। हाँ कौन सी ईस्वी का, 1170 ईस्वी का 5 फरवरी का है। और मिलता कहां से है, बिजोलिया भीलवाड़ा से मिलता है। और बिजोलिया भीलवाड़ा में बात करें कहां से, तो यहाँ पर एक मंदिर है पार्श्वनाथ मंदिर। हमें कौन सा, पार्श्वनाथ मंदिर से प्राप्त। हाँ पार्श्वनाथ मंदिर से प्राप्त शिलालेख है, प्राप्त शिलालेख। अब बात करते हैं ये जो शिलालेख है महत्वपूर्ण शिलालेख है, राजस्थान के शिलालेखों में बहुत सारी जानकारी आपको इसके बारे में याद रखनी है। तो सबसे पहले अपन बात करें इस शिलालेख को लिखवाने वाला व्यक्ति कौन था, किसने ये शिलालेख लिखवाया, किसने खर्चा किया भाई लिखवाने का, तो जो व्यक्ति था लिखवाने वाला वो एक जैन व्यापारी था, जैन श्रावक की बात करें, जैन श्रावक है। और जैन श्रावक का नाम था लोलाक। हाँ क्या नाम था, लोलाक। जैन श्रावक लोलाक ने ये शिलालेख लिखवाने का क्या किया, कार्य किया। लिखवाने की बात कर ली, ठीक भाई सर ये रचयिता कौन था इसका, हमें रचयिता की बात करें जो जानकारी देने वाला था इस शिलालेख में, जो भी जानकारी लिखी गई है ये जानकारी देने वाला व्यक्ति कौन था, तो ये जानकारी देने वाला व्यक्ति था गुणभद्र। हाँ कौन था, रचयिता पूछ ले आपसे बिजोलिया शिलालेख का रचयिता कौन है, तो रचयिता है इसका गुणभद्र। और फिर पूछ ले सर उत्कीर्णनकर्ता कौन है, उत्कीर्णन है, उत्कीर्णनकर्ता। उत्कीर्णनकर्ता का मतलब होता है कि ये जो शिलाओं के ऊपर जो लेख लिखा गया शिलालेख है, ये शिलाओं के ऊपर जो खुदाई का जो कार्य किया है ये किसने किया है, तो ये है भाई कायस। कौन है, कायस। एक कायस नाम का व्यक्ति है, और इसने क्या करवा दिया, ये शिलालेखों को क्या करवा दिया, उत्कीर्णन करवाया। यानी कि शिलाओं के ऊपर जो लेख लिखने का कार्य किया है वो किसने किया है, केशव है कायस ने किया है। हमें किसने किया है, केशव कायस ने किया है। अगली बात करें भाई ये जो शिलालेख है इसकी बात करें भाई, इस शिलालेख की भाषा कौन सी है, हमें भाषा कौन सी भाषा का शिलालेख है, तो भाषा है इसकी संस्कृत। हमें कौन सी भाषा में उत्कीर्ण है शिलालेख है, संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण। इसमें लिखना था उत्कीर्ण करता, तो इसका पूरा नाम है केशव कायस। हमें क्या नाम है, केशव है कायस। नाम पूरा है केशव है कायस नाम है। संस्कृत भाषा में ये शिलालेख उत्कीर्ण है। और इस शिलालेख की बात करें इस शिलालेख में टोटल श्लोक कितने हैं, तो इस टोटल श्लोक की बात करें इस शिलालेख में टोटल है 32 श्लोक है। हमें कितने श्लोक है, टोटल 32 श्लोक है। और कौन सी भाषा में रचित है, संस्कृत भाषा में रचित है। अब इस शिलालेख में महत्वपूर्ण जानकारियां कौन कौन सी मिलती है उनके बारे में बात करते हैं। तो पहले इन चीजों को क्या ले लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बात करते हैं महत्वपूर्ण जानकारियों की। हाँ तो ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। अब अपन बात करते हैं अगला जो शिलालेख है, इसी बिजोलिया शिलालेख में महत्वपूर्ण जानकारियां जो मिलती है वो कौन कौन सी जानकारियां मिलती है इसके बारे में अपन बात करते हैं। तो बिजोलिया जो शिलालेख है इसमें जानकारियां कौन कौन सी प्राप्त होती है इनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं बिजोलिया शिलालेख। ये लोग अपन पहले बिजोलिया शिलालेख को एक चित्र में कैद कर लेते हैं, फिर बार-बार अपनी क्या लिख देंगे, जानकारी लिख देंगे। हाँ कौन सा शिलालेख है, बिजोलिया शिलालेख। कौन सी शिलालेख की बात करें, बिजोलिया शिलालेख की बात करें। हाँ बिजोलिया शिलालेख में जो महत्वपूर्ण जो जानकारी है वो ये है कि इसमें चौहान वंश की क्या है, चौहान वंश की जानकारी। हाँ चौहान वंश की जानकारी। अब कौन से वंश की जानकारी है, चौहान वंश की क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। अब चौहान वंश में कौन कौन सी महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है इसके बारे में अगर देखें चौहान वंश की जानकारियों में बात करें तो सबसे पहली बात मिलती है चौहान वंश का संस्थापक इसमें बताया गया किसको, चौहान वंश का संस्थापक।
चौहान वंश का संस्थापक कौन था, इसके बारे में हम जानकर देखें तो इस वंश का संस्थापक था वासुदेव चौहान। अब कौन था, वासुदेव चौहान, चौहान वंश का क्या था, संस्थापक था। ये महत्वपूर्ण जानकारी मिली। फिर इसमें एक जानकारी और मिलती है चौहान वंश से संबंधित है, वो कौन सी, चौहान वंश जो है इसके बारे में क्या कहा है इस शिलालेख में, चौहान वंश के लोगों को, चौहान वंश के जो लोग हैं इनको क्या बताया, लोगों को वत्स गोत्रीय, हाँ भाई कौन सा, वत्स गोत्रीय ब्राह्मण है बताया गया। अब चौहानों को क्या बताया गया है इस शिलालेख के अगर माने तो यहाँ पर जो चौहान है, चौहानों को क्या बताया गया है, तो वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है इस शिलालेख में। और बात करें भाई कुछ और भी चीजें, अब सांबर झील की बात करें। अब इस शिलालेख के अनुसार सांबर झील जो है, सांबर झील का निर्माण किसने कराया, सांबर झील 3 जिलों में पड़ती है, अजमेर, नागौर और कौन सा, जयपुर, प्रमुख रूप से जयपुर में है। तो सांबर झील का निर्माण इस शिलालेख के अनुसार किसने करवाया है, तो वो करवाया वासुदेव चौहान ने। निर्माण किसने करवाया है, तो ये निर्माण करवाया वासुदेव चौहान ने करवाया। साहब किसने करवाया, वासुदेव चौहान, किसने करवाया, वासुदेव चौहान। और महत्वपूर्ण जानकारी, यहाँ पर एक मंदिर है, मंदिर का नाम है, जयपुर में पड़ता है शाकंभरी माता का मंदिर। हाँ भाई कौन सा, शाकंभरी माता का मंदिर। शाकंभरी माता का मंदिर की बात करें, मंदिर का निर्माण है ये किसने करवाया, तो इस मंदिर का निर्माण की बात करें भाई इस शिलालेख की माने, इस शिलालेख के अनुसार इस मंदिर का निर्माण करवाया किसने, वासुदेव चौहान ने करवाया। किसने करवाया, वासुदेव चौहान ने इस मंदिर का क्या करवाया, निर्माण करवाया। ये महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है चौहान वंश से संबंधित। और कौन से शिलालेख की बात कर रहे हैं, तो शिलालेख है अपना बिजोलिया शिलालेख। और महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं शिलालेख में क्या है, इस शिलालेख में भूमिदान का उल्लेख मिलता है। हमें क्या मिलता है, भूमिदान का उल्लेख, भूमिदान की क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। और भूमिदान का अपन कह सकते हैं भूमिदान का उल्लेख। अब ये जो भूमिदान का उल्लेख है, इस दान की भूमि को किस नाम से जानते हैं, उल्लेख किया गया है, हमें उल्लेख किया गया है जिसे किस नाम से जानते हैं, भूमिदान को जिसे डोहली नाम से जानते हैं। हमें किस नाम से, डोहली नाम से जानते हैं। डोहली यानी डोहली अपन कहते हैं, डोहली नाम से जानते हैं। अब भूमिदान का उल्लेख यानी कि बिजोलिया शिलालेख में भूमिदान का उल्लेख किया गया है, यानी कि जो राजा महाराजा जो भूमि दान में देते थे, उस भूमि को दान में दी गई भूमि को किस नाम से जानते हैं, डोली के नाम से जानते हैं। हमें किस नाम से जानते हैं, डोली। आज भी अपन ने सुना होगा भाई गांव के बाहर जो कुछ जमीन है, कुछ जो खेत होता है, उनको अपन किस नाम से जानते हैं, डोली के नाम से। यानी ये जो डोली वाली जमीन होती है, ये दान की गई होती थी किसी भी राजवंश के द्वारा, किसी राजा या किसी शासक के द्वारा दान की गई भूमि को किस नाम से जाना गया, डोहली के नाम से। और ये उल्लेख कहां पर मिलता है, तो ये उल्लेख मिलता है बिजोलिया शिलालेख में। अब इसमें बात करें भाई बिजोलिया शिलालेख, इसमें ग्राम इकाई की बात की गई, हमें ग्राम में इकाई की बात की गई, ग्राम इकाई का उल्लेख, हमें ग्राम इकाई का क्या किया गया, उल्लेख किया गया। अब ग्राम इकाई उल्लेख की बात करें तो ग्राम इकाई को किस नाम से जाना है, तो इसमें ग्राम इकाई को प्रतिगण के नाम से जाना है। हमें किस नाम से जाना है, प्रतिगण के नाम से जाना है। ग्राम इकाई का मतलब जैसे वर्तमान में आपने सुना होगा ना, जैसे वार्ड का नाम सुनते हो आप, मोहल्ले का नाम सुनते हो, कॉलोनी का नाम सुनते हो, उसी प्रकार उसमें कॉलोनी या मोहल्ला या वार्ड की बात करें तो उसको किस नाम से जाना जाता था, प्रतिगण के नाम से। और ये प्रतिगण का उल्लेख कौन से शिलालेख में, तो बिजोलिया शिलालेख में इसका उल्लेख मिलता है। अब बात करें ये जो प्रतिगण है, ये तो एक मोहल्ले की बात करें या एक कॉलोनी की बात करें, एक गांव की इकाई थी, ये गांव को किस नाम से जाना जाता है, कॉलोनी किस नाम से, प्रतिगण। जैसे वर्तमान में कॉलोनी या वार्ड की बात करें तो वार्ड का पंच होता है, वार्ड पंच आपने सुना होगा। फिर गांव की बात करें, गांव में जो मुखिया होता है वो सरपंच होता है। इसी प्रकार प्रतिगण का मुखिया कौन होता है, हमें प्रतिगण जो अपने बात की ग्राम इकाई है, प्रतिगण का मुखिया, हमें प्रतिगण के मुखिया का उल्लेख किया गया। और प्रतिगण के मुखिया के रूप में यहाँ पर बिजोलिया शिलालेख में किसको बताया गया है, तो यहाँ पर बताया गया महतम को। हमें क्या बताया गया है, गांव के मुखिया को जैसे वर्तमान में सरपंच कहते हैं, वार्ड के मुखिया को वार्ड पंच कहते हैं, उसी समय या फिर उसी प्रकार उस समय बिजोलिया शिलालेख के अनुसार प्रतिगण जो होता था उस मुखिया किस नाम से जानता, महतम के नाम से, या फिर इसी कोई पानी ग्रहण के नाम से जानते। हमें पानी ग्रहण के नाम से भी जाना जाता था। पानी ग्रहण या महतम कौन होता था, इस ग्राम इकाई का क्या होता था, मुखिया होता था। तो ये जो महत्वपूर्ण जानकारी है, ये महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है अपना एक शिलालेख है, कौन सा, बिजोलिया शिलालेख। तो पहले इस चीज का क्या ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर अपन बात करेंगे बिजोलिया शिलालेख में बहुत सारे जो शहर हैं उनके प्राचीन नाम कुछ अलग है दे रखे हैं, उनका वर्तमान नाम क्या है और प्राचीन नाम है क्या दे रखा, उनकी भी अपन बात करेंगे। पहले इस चीज का क्या ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। अब अपन बात करते हैं भाई ये जो बिजोलिया शिलालेख है इसमें कुछ क्या मिले हैं,
प्राचीनतम नाम मिले, कुछ क्षेत्रों के क्या नाम मिले, प्राचीन नाम का जो उल्लेख है वो बिजोलिया शिलालेख में कुछ अलग किया गया है। जैसे वर्तमान में उन शहरों को अपन कुछ अलग नाम से जानते हैं और बिजोलिया शिलालेख में उन नामों का कुछ अलग प्रकार से जिक्र किया गया है। वो कौन कौन से हैं जो प्राचीनतम नाम है उनका उल्लेख है किया गया, उनके बारे में बात कर लेते हैं। हाँ, तो आप हेडिंग डाल सकते हो बिजोलिया शिलालेख में, बिजोलिया शिलालेख में प्राप्त प्राचीन शहरों के नाम, प्राचीन शहरों के नाम। अब प्राचीन शहरों के नाम यानी कि शहर जो है उनका वर्तमान नाम कुछ अलग है और प्राचीन समय में नाम क्या था कुछ अलग है। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पर पहले मैं वर्तमान नाम लिख देता हूं, यहाँ पर वर्तमान नाम, और फिर यहाँ इसके सामने लिख देता हूं क्या, प्राचीन है नाम। हाँ, प्राचीन उस समय नाम क्या था और वर्तमान में इस शहर का नाम है क्या। तो जैसे अपन बात करें वर्तमान में एक शहर है दिल्ली, कौन सा, दिल्ली आपने नाम सुना होगा। उस समय दिल्ली को किस नाम से जाना जाता था, उस समय क्या नाम, किस नाम से जाना जाता था, तो दिल्ली का के नाम से जाना जाता था। हाँ, किस नाम से, दिल्ली का के नाम से जाना जाता। दिल्ली को उस समय क्या कहा जाता, दिल्ली का कहा जाता। जैसे एक शहर है नाडोल, हाँ क्या नाम है शहर का, वर्तमान में अपन कहते हैं नाडोल, और नाडोल वर्तमान पाली में पड़ता है। उसमें नाडोल को किस नाम से जाना जाता था, नडलू के नाम से जाना जाता था। हाँ, किस नाम से, नाडोल को किस नाम से जाना जाता, नडलू के नाम से जाना जाता। जैसे वर्तमान में एक शहर है जिसका नाम है नागौर, हमें क्या नाम है, नागौर, और इसी नागौर को उस समय किस नाम से जाना जाता था, अही छत्रपुर के नाम से जाना जाता था। हाँ, किस नाम से, अही छत्रपुर के नाम से जाना जाता था। दिल्ली को दिल्ली का के नाम से, नाडोल को नडलू के नाम से, नागौर को अही छत्रपुर के नाम से। वही अगर बात करें ये जो बिजोलिया शिलालेख है, इस वाला जो बिजोलिया क्षेत्र, इस बिजोलिया को किस नाम से जाना गया था उस समय, हमें इस बिजोलिया का ही नाम चर्चा करने, बिजोलिया को। तो बिजोलिया की बात करें तो बिजोलिया को उस समय विंध्यावली के नाम से संबोधित किया गया। हमें किस नाम से, विंध्यावली, या फिर इसी विंध्यावली को उत्तमाद्री के नाम से, किस नाम से, उत्तमाद्री के नाम से, या फिर एक नाम और मिलता है और ये नाम है ऊपर माल। हाँ, क्या नाम मिलता है, ऊपर माल भी नाम मिलता है। यानी कि बिजोलिया को विंध्यावली, उत्तमाद्री या ऊपर माल के नाम से जाना जाता था। अब बात करें भाई एक शहर पड़ता है जिस शहर का नाम है जालोर। हमें क्या नाम है, वर्तमान में जो जालोर है अपने सामने, इस जालोर को उस समय किस नाम से जाना जाता था, तो उस समय इस जालोर को जबालीपुर के नाम से जाना जाता। हाँ, किस नाम से, जबालीपुर के नाम से जाना जाता। एक शहर और जालोर का शहर है। नंबर 6 पर अपन बात कर सकते हैं भीनमाल। हाँ, किस नाम से, भीनमाल की बात करें, उस भीनमाल तो वर्तमान नाम है, इस भीनमाल को उस समय किस नाम से जाना जाता था, भीनमाल को उस समय श्रीमाल के नाम से जाना जाता था। यानी कि भीनमाल का प्राचीनतम नाम क्या बताया गया, श्रीमाल है नाम बताया गया। तो कुछ यही नाम थे जो बिजोलिया शिलालेख में प्राप्त हुए। जैसे दिल्ली को दिल्ली का, नाडोल को नडलू, नागौर को अही छत्रपुर है। बिजोलिया की बात करें तो विंध्यावली या फिर उत्तमाद्री या ऊपर है माल की बात करते हैं। जालोर की बात करें तो जालोर को जबालीपुर है और भीनमाल को किस नाम से जाना गया है, श्रीमाल के नाम से जाना गया है। तो ये आज अपने दो महत्वपूर्ण शिलालेखों की अपन ने बात कर ली। कल अपन आते ही बात करेंगे राज प्रशस्ति की बात करेंगे, फिर मानमोरी शिलालेख की बात करेंगे, चित्तौड़गढ़ शिलालेख की बात करेंगे। ये शिलालेख अपन अपने अगली क्लास में भाई पढ़ेंगे। तो आज जो भी चीज है पहले आप इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, फिर अपन लगातार बात करते हैं भाई। अब स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, फिर अपन बात करें कि आज आपने जो सेशन देखा, अगर आपको ये सेशन प्लीज अगर लाइक समझ में आ गया, अच्छे से पसंद आया है तो प्लीज लाइक कीजिएगा और आप हमारे YouTube चैनल मिशन उत्कर्ष को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। और आपके जो भी सुझाव हो प्लीज कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। बाकी मिलते हैं अपन नेक्स्ट एपिसोड में।